जय माता दी दोस्तों। बुढ़ापा बोझ नहीं, मेरी प्यारी पीहू इधर तो आना, जरा मेरी दवाई तो पकड़ा जाना। रमेश जी अपनी पोती को आवाज़ लगाते रह गए, लेकिन पीहू अपने दादाजी की बात को अनसुना करते हुए बाहर खेलने चली गई। रमेश जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, लेकिन दोनों बहू में से किसी एक ने भी आना जरूरी नहीं समझा। रमेश जी की पत्नी का देहांत हुए 9 महीने हो चुके थे। पत्नी की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। रमेश जी के 2 बेटे और एक बेटी है। बेटी की शादी अच्छे खानदान में करके वह उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके थे। बेटे भी शादीशुदा हैं। बड़ा बेटा सुलभ की पत्नी शिखा और छोटा बेटा संजय की पत्नी प्रिया है। बड़ा बेटे की एक बेटी पीहू है, जबकि छोटे बेटे के कोई बच्चा नहीं था। घर में सभी लोग अपना ख्याल स्वयं रख सकते थे, लेकिन यदि घर में किसी को सहारे की आवश्यकता थी तो वह थे रमेश जी, जिसकी ढलती उम्र के साथ शरीर की ताकत और हड्डियों में जान कम होती जा रही थी। पत्नी के जाने के बाद रमेश जी बहुत टूट गए। एक दिन अपने घर के आंगन में चारपाई पर रमेश जी अकेले बैठे हुए थे और खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। अपनी पत्नी को याद करते करते सो गए कि यह तो कुदरत का नियम है कि जैसे जैसे नई पीढ़ी के शरीर में ताकत बढ़ती है, वैसे ही पुरानी पीढ़ी कमज़ोर और लाचार होती जाती है। परंतु नई और पुरानी पीढ़ी के बीच इतनी दूरी आ जाएगी, ना तो बच्चों को बूढ़े दादा का अकेलापन दिखेगा, ना ही उनके आंसू नजर आएंगे। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब 9 महीने पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, तब दोनों बेटे और बहू उनकी खूब सेवा करते थे। रमेश जी सोचते थे, मेरे बेटे बहू कितने अच्छे हैं, मेरा इतना कहना मानते हैं। कुछ ही दिन बीते थे जब दोनों बेटों ने आकर कहा, पिताजी हमारा घर थोड़ा छोटा पड़ता है, क्यों ना इसे तुड़वाकर बड़ा अच्छे से बनवा लें। हमारे पास इतनी ज़मीन है, लेकिन फिर भी हम छोटे छोटे कमरों में गुजारा करना पड़ता है। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें भी तो पढ़ाई के लिए अलग कमरा चाहिए। बेटे की ये बातें सुनकर रमेश जी कुछ हैरान रह गए और पूछने लगे, लेकिन बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं मकान पर खर्च कर सकूं। तभी उनका छोटा बेटा बोला, पिताजी माँ के बाद गांव की जमीन जायदाद आप ही के नाम पर है। आपकी जो गांव वाली जमीन और हवेली रखी है, उसके तो आप ही मालिक हो। पिताजी आप उस जमीन को बेच दीजिए। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम 2 मंजिला नए तरीके का घर बना लेंगे। फिर बड़े बेटे ने कहा, पिताजी आप ही सोचिए कि हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जगह की कितनी कमी हो चुकी है, और फिर कभी कभार बच्चों के दोस्त भी आ जाते हैं, या कभी पीहू का जन्मदिन मनाना होता है तो जगह ना होने के कारण हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। बेटों के इतने आग्रह करने के बाद पिताजी सोच में पड़ गए। फिर सोचने लगे कि आज हो या कल, आखिर यह सब कुछ बच्चों का ही तो है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने गांव की जमीन को बेच दिया, लेकिन हवेली अभी भी रमेश जी के नाम पर थी। उन्होंने जमीन का पैसा बेटों को दे दिया और कहा, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा मकान बनवा लो। दोनों बेटों ने पुराना घर तुड़वाकर नया 2 मंजिला घर बना लिया। फिर कुछ दिन बीते तो एक दिन उनका बेटा उनके पास आया और बोला, पिताजी अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर आपको जमीन जायदाद का काम क्या है, और आप गांव भी जाने वाले नहीं हो। जब हम यहाँ रहते हैं तो आप भी हमारे साथ यहीं रहोगे, और अब इस बुढ़ापे में तो अपनी जिम्मेदारियाँ अपने बच्चों को सौंप दो और फिर आराम से बहू से अपनी सेवा करवाओ। शान से बैठकर घर में रहो, पोती के साथ खेलो। फिर रमेश जी बोले, बेटा तू यह सब क्या कह रहा है? मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? तभी उनका छोटा बेटा आया और बोला, पिताजी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी बड़े बेटे की बेटी पीहू आ जाती है तो बड़ा बेटा बोलता है, पिताजी 2 दिन बाद इसका जन्मदिन आ रहा है, ये पूरी 10 साल की हो जाएगी। तो पिताजी दादाजी होने के नाते इस बार इसको ऐसा तोहफा दीजिए जो आज तक किसी दादा ने
अपनी पोती को ना दिया हो। पिताजी बोले, हाँ बेटा, मैं भी पीहू का जन्मदिन यादगार बनते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, कोई अच्छा तोहफा भी नहीं दे सकता। तभी बड़ा बेटा बोला, पिताजी, केवल आप ही हैं जो इसे अनमोल तोहफा दे सकते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपने पिताजी के आगे कागज़ रख दिए और बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना, बस इन कागज़ों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे बेटा, इस पर तो सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है। मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं। तुम्हारी माँ भी कहती थी, दस्तखत करने से पहले कागज़ों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत है। लेकिन यह बात तो पराये लोगों के साथ लागू होती है। यहाँ मुझसे कौन धोखा करेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कागज़ पर दस्तखत कर दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दस्तखत किए, उनके मन में ख्याल आया कि पूछना तो चाहिए कि यह कागज़ किस चीज़ के हैं। और जब उन्होंने पूछा तो उनका बड़ा बेटा मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, इस पर यह लिखा है कि आप अपने गांव वाली हवेली हम दोनों भाइयों के नाम कर रहे हैं। यह सुनकर रमेश जी को एक धक्का सा लगा कि कितनी चालाकी से दोनों बेटों ने उनसे कागज़ों पर दस्तखत करवा लिए। पर फिर सोचने लगे कि बेटा सही तो कह रहा था, इस उम्र में मैं ज़मीन जायदाद का क्या करूँगा। अगर यह मैंने उन्हें दे भी दी तो क्या हो गया, अब आराम से रहूँगा। दोनों बहू और बेटे मेरी खूब सेवा करते हैं और मेरी हर एक बात मानते हैं। अगले दिन रोज की तरह सुबह सुबह ही रमेश जी पार्क में टहलने के लिए चले गए। थोड़ी सैर करने के बाद फिर अपने दोस्त रामजी भाई से गपशप करते हैं और फिर घर लौट आते हैं। जब घर वापस लौटे तो देखा घर पर कोई नहीं था। रसोई घर का सामान भी गायब था। एक पल को वह घबरा गए और पीहू को आवाज़ देने लगे तो इतने में बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाती हुई बोली, क्या हुआ पिताजी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हम ऊपर आ चुके हैं सारा सामान लेकर। ठीक है बहू, काम में व्यस्त हो तो मैं भी ऊपर आ ही जाता हूँ। जैसे ही रमेश जी ऊपर पहुँचे और पहला कदम रखा तो बहू जोर से चिल्लाई, आपको दिखाई नहीं देता? पूरा घर गंदा कर दिया। अभी अभी मैंने पोछा लगाया था, सूख तो जाने दिया होता। अपनी बड़ी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमेश जी का कलेजा मुंह को आ गया और डरते डरते रमेश जी बोले, बहू, वह मेरे नाश्ते का समय हो गया है, जोरों से भी भूख लगी थी, अगर मेरे लिए नाश्ता बना देती। इतना सुनते ही बहू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और बोली, देखिए पिताजी, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया। खाने को ऊपर जाकर अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए, उसने कुछ बनाया होगा तो दे देगी। अरे बहू, पहले ही इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर मेरा सांस फूल रहा है, तुम ही कुछ दे देती। पिताजी, अभी मुझे बहुत काम है, एक रोटी बनाने का काम ही नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। रमेश जी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर छोटी बहू के पास पहुँचे। देखा तो वह भी घर के काम में व्यस्त थी। उन्होंने उसे आवाज़ दी और खाना मांगा तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है, रात की बासी रोटियां पड़ी हैं, आप वही खा लीजिए। उनके पास बासी रोटी खाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। रात की बासी रोटियां लेकर उदास भाव से वह नीचे आ गए, परंतु वे समझने में असमर्थ थे कि उनके आगे पीछे पिताजी कहकर सारा दिन उनकी सेवा करने वाली बहुएं आज इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हैं, यहाँ तक खाना देने में भी चिल्ला रही हैं। उसी समय उनकी बेटी संगीता का फ़ोन आया, पिताजी कैसे हैं आप, खाना तो समय पर खाते हैं ना? तो रमेश जी बोले, बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरे दोनों भाई और भाभियाँ ने तो मुझे सर आँखों पर बिठाकर रखा है, तू मेरी चिंता मत किया कर। तेरी भाभी गरम गरम खाना परोस कर गई है, मैं भी खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ऐसा कहते हुए रमेश जी की आंखें भर आई और गला रुंध गया। वे अपनी बेटी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, इसलिए तुरंत फ़ोन काट दिया। बेमन से वही बासी रोटियां खाते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा
कि आज मैं अपने दोनों बेटों से इस विषय में बात करूँगा। दोपहर भी हो गई और रमेश जी अभी तक दोपहर के खाने का इंतजार कर रहे थे। जब कोई नहीं आया तो थक कर उन्होंने आवाज़ लगाई, बहू मुझे भूख लगी है, खाना तो दे दो। परंतु किसी का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से आवाज़ लगाई। 4 से 5 बार आवाज़ लगाने पर भी जब कोई नहीं आया तो थक हार कर वह फिर से ऊपर गए तो बड़ी बहू नाक सिकुड़ते हुए 2 रोटी और सब्जी एक डिस्पोजल प्लेट में डालकर ऐसे दे रही थी जैसे किसी भिखारी को खाना दिया हो। बहू का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर रमेश जी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। सोचने लगे कि आखिर आज दोनों बहुओं को मेरी 2 वक्त की रोटी भी भारी क्यों लग रही है। आखिर एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया। अभी रमेश जी इन विचारों में डूबे हुए थे कि उनकी नज़र बाहर से आते हुए अपने छोटे बेटे पर पड़ी। पीछे ही पीछे बड़ा बेटा भी आ रहा था। जैसे ही वह दोनों अंदर आए, रमेश जी ने कहा, बेटा सुनो, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी छोटा बेटा बोला, पिताजी जो भी बात करनी है बाद में कीजिएगा, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। बड़े बेटे ने भी यही कहा, पिताजी आपको तो कोई काम है नहीं, हम थके हुए आते हैं और आप आते ही इतना कहते हुए दोनों चले गए। रमेश जी अपना सा मुंह लेकर वहीं बैठे रह गए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने अपने बेटे से बात करने की सोची और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। ऊपर जाकर देखा तो उनका बड़ा बेटा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उनकी बहू ने मुंह बनाते हुए कहा, सुनो, आपके पिताजी आए हैं। रमेश जी यह सुनकर हैरान रह गए और बोले, यह क्या बात हुई बहू, क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तभी बेटा बोला, क्या पिताजी, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। फिर रमेश जी बोले, बेटा बात क्या है, कल से बहू का व्यवहार भी बदला हुआ है और तुम भी इतना अजीब व्यवहार कर रहे हो। क्या पिताजी, आप भी सुबह सुबह फालतू ड्रामा करने लगे। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में जरा भी देर नहीं करते। तभी उनकी बहू चिल्लाई, सुन लिया, अब जाइए यहाँ से, दोबारा मत आ जाना यहाँ। बहू जब रमेश जी को उल्टा सीधा बोल रही थी तब उनका बड़ा बेटा चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक शब्द भी बहू को ना कहा। वह समझ गए यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। लेकिन उन्हें ऐसे लगा कि जैसे वह किसी बुरे सपने से जागे हों। रमेश जी बेइज्जत होकर बड़ी बहू के कमरे से बाहर निकल आए। वह बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए हिम्मत करके ऊपर छोटे बेटे के पास चले गए। दरवाज़ा खुला था। उन्होंने आवाज़ दी लेकिन कोई नहीं आया तो वह अंदर जाकर बैठ गए। उनके बेटे ने उन्हें देखा तो रसोई घर में से 2 रोटियां लाकर उन्हें दे दी। अभी रमेश जी ने पहला टुकड़ा मुंह में डाला ही था, इतने में छोटी बहू भी कमरे से बाहर आ गई और बोली, पिताजी आप यहाँ कैसे। अपनी बड़ी बहू के सवाल को सुनकर उनकी आंखें भर आई। यहाँ कैसे मतलब, अब छोटी बहू ने भी मुझे कह दिया है। बेटा अब तुम भी ऐसी बातें करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। अपने पिताजी की यह बात सुनकर छोटे बेटे ने उन्हें कहा, पिताजी आप पहले खाना खा लीजिए, फिर बात कर लेना। अपने पति को अपने ससुर के साथ नरमी से पेश आते देख छोटी बहू उसे गुस्से से देखने लगी, परंतु उस समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब उन्होंने अपने बड़े बेटे राजेश से दवाइयाँ लाने को कहा तो बड़ी बहू ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि हमसे अपने खर्चे पूरे नहीं होते तो आपके खर्चे कैसे उठाएं। बात केवल 2 रोटी की होती तो चलता था, आपके खर्चे तो कम नहीं हैं। कपड़ों का खर्च, दवाइयों का खर्च, खाने पीने का खर्च, ना बाबा, हमसे तो यह सब खर्च नहीं उठाया जाएगा। अब रमेश जी ने बड़ी बहू के पास जाकर खाना मांगना छोड़ दिया था। अब तीनों समय का खाना छोटी बहू के यहाँ से ही खाना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब रमेश जी खाना खाने के लिए अपनी छोटी बहू के पास जा रहे थे तभी उन्हें छोटी बहू की आवाज़ आई। अपने पति से झगड़ रही थी।
कुछ सीखो बड़े भैया और बड़ी भाभी से। उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और हमारे माथे मार दिया तुम्हारे पिताजी को। जैसे बड़े भैया के खर्चे हैं वैसे हमारे भी हैं। हमें कुछ सोचना पड़ेगा इनसे पीछा छुड़ाने के लिए। तभी छोटा बेटा बोला, तुम्हारी बात ठीक है। जब बड़े भैया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो फिर पिताजी का सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं। मैं बड़े भैया से बात करके उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने का इंतजाम करवाता हूँ। बेचारे रमेश जी यह बात सुनकर तो चौंक गए और वहीं से वापस नीचे आ गए। अब किसी बेटे बहू के पास दोबारा जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज उनकी बर्दाश्त करने की हद खत्म होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें खाना खिलाना तो दूर, अब कोई उन्हें इस घर में देखना भी नहीं चाहता था। वे अकेले लाचार आंगन की चारपाई पर बैठे रहे। सभी का आंगन में से आना जाना चलता रहता, परंतु किसी के पास इतना समय नहीं था कि अपने बूढ़े पिता के पास 2 पल के लिए बैठ ही जाए। जब बेटों और बहुओं ने ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था तो फिर वह अपनी पोती से क्या उम्मीद करते। आखिर वह भी तो अपने माता पिता के ही नक्शे कदम पर चलेगी। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी रमेश जी अकेलेपन और भूखमरी की मार झेल रहे थे। आज बगैर कुछ खाए पिए वह टहलने के लिए निकल गए। हालांकि उनके शरीर में जान नहीं थी, फिर भी वह गए ताकि थोड़ा मन बहल जाए, क्योंकि भरा पूरा परिवार होते हुए भी उनके पास बैठकर उनके दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। तो वहीं उनके दोस्त रामजी भाई मिले। उन्होंने महसूस किया कि वह बहुत गुमसुम सा है आज। थोड़ी देर तो उन्होंने सोचा कि वह खुद ही बता देंगे, परंतु रमेश जी ने कुछ नहीं बताया। फिर रामजी भाई ने ही आगे बढ़कर उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब रमेश जी आंसुओं से भरी आंखें लिए बोले, क्या बताऊं रामजी भाई, जब मेरी बेटी हुई थी तो हम लोगों को लगा था कि हमारे सिर पर किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो, क्योंकि हमें उसके लिए दहेज जोड़ना पड़ेगा, पढ़ा लिखा कर दूसरे के घर भेजना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे एक के बाद एक 2 बेटे पैदा हुए थे तब तो मैं फूला नहीं समाता था और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हमें लगता था कि शायद हमारे पिछले कर्मों का फल है, हमने मोती दान किए होंगे जो इस जन्म में यह कृपा बरस रही है। और मुझे लगा बेटों का बाप होना अभिमान की बात है। बेटों के साथ तो मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा और मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। मैंने तो पूरी उम्र इसी गलतफहमी में निकाल दी। मुझे लगता था कि हम बच्चों के ऊपर जो आज खर्च कर रहे हैं वह हमें बुढ़ापे में सूद समेत वापस कर देंगे। अपनी सारी जमा पूंजी हमने अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने में लगा दी, यहाँ तक कि अपनी सेहत पर ध्यान भी नहीं दिया। अब तो पत्नी का साथ भी छूट गया है और सेहत भी साथ छोड़ने लगी है, और दोनों बेटे हैं कि मेरी दवाइयों का खर्च उठाना तो दूर, अब तो उनसे 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिलाई जाती। अपना दिल हल्का करते हुए रमेश जी की आंखों से आंसू बह निकले। उनका गला रुंध सा गया। रामजी भाई ने उन्हें पानी पिलाया और सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। रमेश जी बोले, पता नहीं रामजी भाई, इस उम्र में अब और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। कल दोपहर से भूखा होने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले हैं। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगे और वहीं ज़मीन पर बैठ गए। रामजी भाई ने उन्हें हौसला दिया और उन्हें उठाते हुए कुर्सी पर बिठाया और बोले, देखो तुम ऐसे ही हार मान जाओगे तो उसके बाद भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या करेंगे। लेकिन यदि तुम हिम्मत दिखाओगे और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो अपना बचा हुआ जीवन बहुत अच्छी तरह से बिता सकते हो। अपनी दोस्त की यह बात सुनकर रमेश जी सोच में पड़ गए। अब तुम मेरे साथ चलो रामजी भाई रमेश जी को अपने घर ले गए और पेट भर खाना खिलाया। फिर रमेश जी अपने घर लौट आए और कुछ सोच विचार में पड़े रहे और शाम हो गई, परंतु रमेश जी को दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ था।
फिर खुद ही हिम्मत करके जो थोड़े बहुत पैसे पड़े थे लेकर पास ही के किराने की दुकान पर चले गए और एक ब्रेड का पैकेट खरीद कर लाए। उसी समय उनकी बेटी संगीता अपने पति के साथ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची तो रमेश जी ब्रेड खा रहे थे। अपनी बेटी राधिका को देखते ही उन्होंने ब्रेड का पैकेट छिपा दिया और बोले, अरे बिटिया तू कब आई? तूने तो आने के बारे में बताया ही नहीं। पिताजी, जब मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी तो मुझे तभी एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। बिटिया, मैंने कहा तो था कि सब कुछ ठीक है, तो बिना सिर पैर के ही चिंता कर रही है। रमेश जी ने नज़र चुराते हुए कहा। तभी दरवाजे से रामजी भाई की आवाज़ आई। क्या खाक ठीक है रमेश जी? संगीता बेटी, अच्छा किया तू आ गई। मैं तुझे बताता हूँ कि तेरे पिताजी कैसे एक एक दिन काट रहे हैं। रामजी भाई ने सारा वृतांत संगीता को कह सुनाया। सारी बात सुनकर संगीता हक्की बक्की रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी पर जान छिड़कने वाले उसके भाई अचानक इतने लालची कैसे हो गए। रमेश जी का दामाद जो यह सारी बातें सुन रहा था कहने लगा, पिताजी, मेरे जियाजी बहुत अच्छे वकील हैं। आप एक काम कीजिए, अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ उठाओ और हमारे साथ चलिए। रमेश जी के मना करने के बाद भी वे दोनों नहीं माने और उन्हें अपने साथ वकील के पास ले गए और सभी हालातों के बारे में बताया। वकील ने सभी कागज़ देखे और कहने लगे, अरे भाई, यह हुई ना बात। यह बताइए, यह कागज़ किस प्रॉपर्टी के हैं? तभी रमेश जी ने कहा, हमारे मकान के और ज़मीन के कागज़ हैं। फिर वकील मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटे बहू को अच्छा नाच नचा सकते हैं। फिर वकील के कहने पर रमेश जी ने कागजी कार्यवाही शुरू की। उसके कुछ समय के बाद रमेश जी घर लौट आए। थोड़ी ही देर में उनके दोनों बेटे भी घर आ गए। उनके पास आकर बोले, पिताजी, अब हमसे आपका बोझ और नहीं उठाया जाता, इसलिए हमने आपका इंतजाम वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। यह बात सुनकर रमेश जी हैरानी से उनकी ओर देखने लगे तो बड़ा बेटा बोला, चिंता मत कीजिए पिताजी, वहाँ आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अभी यह बात चल ही रही थी कि संगीता और उसका पति वकील के साथ उनके सामने हाजिर हो गए। उन दोनों को वकील के साथ वहाँ देखकर दोनों बेटे और बहू की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा बेटा बोला, यह सब क्या तमाशा है? तुम लोग यहाँ वकील के साथ? फिर बड़े बेटे ने कहा, अच्छा समझ में आया कि पिताजी की संपत्ति में तुझे और जीजाजी को भी अपना हिस्सा चाहिए, इसलिए वकील को लेकर आ गई हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, यह सारी संपत्ति हम दोनों भाइयों की है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। यह बात सुनकर संगीता के पति को बहुत गुस्सा आया। तभी संगीता बोली, मुझे पिताजी की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी इस बुढ़ापे में सुखपूर्वक अपना जीवन बिताएं। अरे मैं तो पिताजी को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने ही यह कहकर मना कर दिया कि अपने जीवन का अंतिम समय वह माँ की यादों के साथ इसी घर में रहकर गुजारना चाहते हैं। फिर रमेश जी ने चेहरे पर गुस्से भरे भाव लाते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी से ज़्यादा अपने बेटों को प्यार किया, यह सोचकर कि बेटियां तो पराई होती हैं, केवल बेटे ही बुढ़ापे में साथ निभाते हैं। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। तुम लोगों ने मेरे पास कोई और चारा ही नहीं छोड़ा। जब तक जायदाद मेरे नाम पर थी तब तक मेरे आगे पीछे दौड़ते थे, और अब फर्ज निभाने की बात आई तो तुम सभी ने हाथ पीछे खींच लिए। मेरा पैसा और ज़मीन तुम सबको चाहिए थी तो धोखे से अपने नाम करवा लिया। मैं फिर भी चुप रहा, यह सोचकर कि एक दिन तो तुम दोनों के नाम करनी ही है, तो चलो आज सही। लेकिन मैं गलत था,
पर तुम लोग मत भूलो, आज भी यह घर मेरा है, जिस पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। तभी बड़े बेटे ने कहा, इस पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है पिताजी। मैंने मकान के कागज पर भी आपके हस्ताक्षर करवा लिया था। मुझे पता था आप ये बात बोल सकते हो, इसलिए अब यह घर हम दोनों भाइयों का है, ना कि आपका। शायद आप लोगों ने वसीयत पढ़ी नहीं ढंग से। आपके पिताजी ने वसीयत में कुछ बदलाव करवाए थे कि आपकी माता या पिताजी के जीते जी पूरी जायदाद के मालिक वो दोनों रहेंगे। अगर दोनों में से एक भी नहीं रहता तो सारी जायदाद का मालिक वो रहेगा जब तक वह जीवित है। वह प्रॉपर्टी किसी और की हो ही नहीं सकती। उसके मरने के बाद ही यह प्रॉपर्टी उनके बेटों को मिलेगी, उससे पहले नहीं। और यह बदलाव उन्होंने जब करे थे जब उनकी पत्नी के आखिरी दिन चल रहे थे। तभी रमेश जी बोले, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी माँ की बात मान ली। उसको पता था उसके जाने के बाद मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। आज की तारीख में यह घर और गांव की हवेली आपके पिताजी की है। वकील साहब कहते हैं वह जैसा चाहे वैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। यह सुनकर तो दोनों बेटों की जैसे जान ही निकलने लगती है, पर कभी वकील को देखते तो कभी अपने पिताजी को। इस घटना के बाद रमेश जी, जो आज तक सब कुछ सहन करते आए थे, अब वह चुपचाप रहने वाले सीधे साधे पुरुष नहीं रहे। अपने अधिकार के लिए लड़ना उन्हें आ गया था और अपनी औलाद को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटे बहू को फरमान सुना दिया कि वह जल्द से जल्द मकान को खाली कर दे। इतनी बात सुनते ही बड़ा बेटा अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसी समय छोटा बेटा बोला, पिताजी, मुझे तो बड़े भैया ने उल्टी पट्टी पढ़ाई थी, नहीं तो आप जानते हैं मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर रमेश जी बोले, मुझे वृद्धाश्रम भेजने से पहले तुमने इतना तक नहीं सोचा कि इस उम्र में पिताजी वृद्धाश्रम में कैसे रहेंगे। फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहना होगा। अब रमेश जी ने अपनी गलती सुधारते हुए एक और कदम उठाया। उन्होंने वसीयत में बदलाव करवाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गांव की हवेली पर सिर्फ उनकी बेटी का हक होगा। अपने दोस्त रामजी भाई की मदद से उन्होंने अपने मकान की बीच वाली मंजिल किराए पर चढ़ा दी और सबसे नीचे स्वयं रहने लगे। संगीता ने उनके लिए खाना बनाने वाली, साफ सफाई करने और कपड़े धोने के लिए एक बाई भी लगवा दी। अब रमेश जी को अच्छा खाना नसीब होने लगा था और आमदनी के तौर पर उन्हें किराया मिल जाता था। अपने ससुर का यह बदला हुआ रूप देखकर दोनों बहुएं दंग रह गई थी। हैरान तो दोनों बेटे भी थे, लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें एहसास था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिसका भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है। दोस्तों, यह सच है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता दी, धन्यवाद।